কোচবিহার সফর সেরে শুক্রবার কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এসে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। এই সফরে একাধিক এলাকায় বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় রাজ্যপালকে। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এদিন শিলিগুড়িতে ভ্যাকসিন প্রদান নিয়ে একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন জগদীপ ধনখড়। এদিন কোভিড রোধে সকলকে এগিয়ে আসার কথা বলেছেন তিনি। কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেশি, তাই প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এমনটাই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এদিন তার সাথে কোচবিহারের সাংসদের থাকা প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেছেন যে সংসদে কোনো দল নেই, একইভাবে মুখ্যমন্ত্রী কোনো দল নেই, তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তিনি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন দলমত নির্বিশেষে। কোচবিহারে একাধিক বাসিন্দা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন প্রাণ বাঁচাতে, যা সবচেয়ে লজ্জাজনক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এই ধরনের ঘটনা বেদনাদায়ক বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই দিনও তিনি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কি জানিয়েছেন তিনি সাংবাদিক বৈঠকে, শুনবো। उन्होंने कहा कि मोदी अनुमान हार गए हैं, ये मोदी का कार है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है, इसीलिए आप वापस जा रहे हैं, जैसे कि एक के एमपीज ने कहा। सबसे पहले कहूँ, क्या आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था? मैं आपका वो लोग तो वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ बोले। आपको लग रहा है दुनिया के इतिहास में कोविड लड़ने के लिए जितनी बड़ी जंग केंद्र सरकार लड़ रही है, आपको कोई मिसाल मिलेगी? कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। निर्विवाद रूप से हम संकट में हैं, भयानक स्थिति में हैं, उभरने की कोशिश कर रहे हैं, रोज उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैंने सरकार से पूछा, आप लोग नहीं पूछते हैं। 7 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए सहायता दी। मेरे ट्विटर पर वो चिट्ठी है। कुछ क्यों नहीं लगा? यहाँ का मीडिया नैरेटिव फ्लोट करता है, मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखती हैं, वो हेडलाइन है। उन्होंने एक भयावह स्थिति कर दी, राज्य के बाहर ऑक्सीजन क्यों जा रही है? मैंने हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, क्या गई है? बोला हमें नहीं पता। चिट्ठी क्यों लिखी? हम बोला हमें नहीं पता। ये प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों की गई? बोला हमें नहीं पता। और ऑफिशियल डिनायल आया, जो आप लोग 11वें पेज के ऊपर एक छोटी कॉलम में छापते हैं। मेहरबानी करके आज सोने से पहले 5 मिनट सोचिए कि क्या पत्रकार की हैसियत से मैं कुछ और भी कर सकता था जिससे मेरा नाम पत्रकारिता में उजागर होता, या मेरे न करने से क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसका कारण है दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र में आपने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों कर ली कि अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो? आपने हमारे खिलाफ वोट क्यों दिया? क्या प्रजातंत्र में वोट देने की सजा मौत है? क्या प्रजातंत्र में अपने हिसाब से विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करना बलात्कार इनवाइट करेगा, आर्सन इनवाइट करेगा, लूट इनवाइट करेगा? ये व्यवस्था गलत है। इस प्रकार के हालात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के हालात संकेत देते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हो रहा है। वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसकी शुरुआत चुनाव के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ममता बनर्जी ने की, जब उन्होंने पहली बार जनता को चेतावनी दी सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, उनके जाने के बाद कौन बचाएगा, हम देख लेंगे। मुझे उनसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। वो अनुभवी नेता हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार का अमर्यादित और उत्तेजित वातावरण पैदा करना उनको शोभा नहीं देता।
पर वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत किया और ये कहा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करने के लिए, उनको इंसाइट करने के लिए अपने कार्यकर्ता और महिलाओं को उकसाया, का यूटेंसिल्स लेकर घर के बाहर आ जाइए, उनका विरोध कीजिए। और तीसरा, शीतलकुची की घटना अनफॉर्चुनेट है, पर उन्होंने इसको जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, प्री डिटरमिन्ड विचार बनाया, ओथ लेते ही एसआईटी बनाई, एसपी को सस्पेंड किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जब पूरा प्राण जल रहा है, आपको क्या इनके अलावा कुछ नहीं दिखा? आपको किसी के आंसू नहीं दिखे, किसी का दर्द नहीं दिखा, जलते हुए मकान नहीं दिखे, घर छोड़ते हुए व्यक्ति नहीं दिखे, बलात्कार से पीड़ित लड़कियां नहीं दिखी? अब एक नई समस्या आ गई, लोगों से एक्सटॉर्शन टैक्स मांगा जा रहा है, घर में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए। समझ में नहीं आता हम किस प्रकार की व्यवस्था में रह रहे हैं। आज के दिन सबके लिए आत्मचिंतन का मामला है। इतिहास राज्यपाल को जज करेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को जज करेगा, इतिहास सरकारी तंत्र को जज करेगा, इतिहास मीडिया को भी करेगा। मेरे मन पर क्या गुजरती होगी जब मुख्यमंत्री के उस पत्र को जो कहता है कि संविधान से ऊपर एक प्रशासनिक आदेश है, और मेरे जवाब का कहीं कुछ नजर नहीं आता है। आप लोग कैसे इस प्रकार की विकट परिस्थिति में एक नैरेटिव अफ्लोट कर सकते हैं? ऑल इज वेल, फील गुड। कूच बिहार में 8-10 रूलिंग पार्टी के वर्कर्स राज्यपाल का कन्वॉय रोक देते हैं। क्या इससे भयानक कोई हालात हो सकते हैं? राज्य के हालात ये हैं, जनता पुलिस से डरती है, जनता थाने में जाने से डरती है। जनता कहती है थाने में जाएंगे फरियादी बनकर, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, वो हमें मुलजिम का टैग दे देंगे, और जब घर पहुंचेंगे तो रूलिंग पार्टी के हरमट आकर हमको पता नहीं क्या क्या यातनाएं देंगे। और पुलिस का क्या हाल है? जैसे जनता पुलिस से डरती है, पुलिस रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरती है, घबराती है, कांपती है। ये मैंने देखा है कूच बिहार में, दिनहाटा में। 1 दर्जन से कम लोग इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दें। मुख्य सचिव को आगाह किया था, डीजीपी को आगाह किया था, डायरेक्टर सिक्योरिटी को कहा था। मैं उम्मीद करता हूं उस घटना की जांच की जाएगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कलकत्ता जाकर मैं इस विषय में एक निर्देश जारी करूंगा ताकि इस प्रकार के हालात दोबारा न हो। कल्पना से पूरे दृश्य मैंने देखा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कूच बिहार में एसपी और कलेक्टर नदारद थे, इनकम्युनिकेटो थे। मैंने हर जगह पूछा, क्या कोई आपके पास आया? उनका एक जवाब था, आया। कौन आया? वही लोग आए जिन्होंने आतंक फैलाया, वही लोग आए हमें फिर पीड़ा देने के लिए। जो दहशत मैंने लड़कियों की आंखों में देखी है, बुजुर्ग महिलाओं में देखी है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। संजीदगी का परिचय देते हुए दुखी मन से मैं आप लोगों को कह रहा हूं, जो कुछ मैंने देखा वो बताने से किसी का भला नहीं होगा। मैं सकारात्मक रवैया अपनाना चाहता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ ऐसी विकट घड़ी में जहाँ चुनौती प्रजातांत्रिक व्यवस्था को है, संविधान को दरकिनार दिया जा रहा है, हम सबको मिलकर एकाग्रता से रहना चाहिए। ढाका में ऐसा स्थिति है, असम में बहुत सारे लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। तो फाइनली व्हाट इज द आउटकम? क्या हम लोग ठीक इसी चीज की तरफ जा रहे हैं? आपका ऑब्जर्वेशन है? अपने कहाँ जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहां भी गया मैंने पूछा कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहाँ जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरी जगह शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहाँ जिंदा नहीं रह सकता। ये कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्राण छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहां बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए। कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते, कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। एक एक का इंटरव्यू लेते ना तो आपको पता लगता कि क्या हो रहा है। घर में मौत हो गई, उसमें भी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया। दो दो बच्चियों के बाप के पांव काट दिए गए, घर में जानवरों को नहीं बख्शा गया। मैं भावनाओं को उत्तेजित नहीं करना चाहता, काटा गया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम इतिहास के उस मोड़ के ऊपर खड़े हैं आज के दिन, जब हम चुप हैं और संविधान को तिलांजलि दी जा रही है। क्या ये ओपन सीक्रेट नहीं है कि विक्टिम कौन है और क्राइम करने वाले कौन है? क्या आपके मन में कोई शंका है इस बारे में? क्या आपको नहीं पता कि पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की औकात नहीं रखती है यहां पर, चाहे वो राज्यपाल की गाड़ी कोई रोक दें? जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से SSKM हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, DGP ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में FIR दर्ज होनी चाहिए थी,
वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, उनमें बदलाव चाहता हूं, सकारात्मक रवैया चाहता हूं, कन्फ्रंटेशन को त्यागने के लिए कहूंगा, वरना हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इतनी गलत दिशा में जा रहे हैं कि वहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 3 स्थितियां, राज्य सरकार ने कहा हम 3 लाख वैक्सीन रोज लगा सकते हैं। जब उनसे पूछा तो अधिकांश दिनों के अंदर 50-60 हज़ार लगाए उन्होंने। दूसरा पूछा क्या कोई दिन ऐसा निकला कि आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? कोई दिन नहीं निकला। ये भी पूछा आज के दिन क्या वैक्सीन? आप खुद सोचिए ना, मैं विवाद क्यों करते हैं? ये खुद बताइए, आपको ऐसा कोई दिन लगा जिस दिन वैक्सीन यहाँ नहीं मिला? सर बहुत दिन मिला। पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द लाइन। फॉरगेट दैट। आई एम सेइंग पीपल परेशानी में है, पीपल को दिक्कत है। मैं उससे अलग नहीं बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या सरकार ने यह कहा कि आज मेरे पास वैक्सीन नहीं है? लोग लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन नहीं मिल रहा, ठीक है, समस्या है और बहुत बड़ी चिंता है। जो पीड़ा मैं पोस्ट पोल वायलेंस की देख रहा हूँ, उतनी बड़ी पीड़ा कोविड की भी है। जिसने अपना खोया है वो कैसे भूल सकता है? मैं मानता हूँ, पर मैं जो कह रहा हूँ उस बात से अलग मत भटके। क्या कोई दिन ऐसा निकला आज तक कि सरकार के पास केंद्र का वैक्सीन नहीं रहा? ये प्रश्न पूछिए। बेड्स की कमी है। डाइवर्ट मत कीजिए, पहले वैक्सीन पर आप उनसे प्रश्न पूछिए कि क्या कभी राज्य सरकार के सामने ये स्थिति आई है कि आज हम इसलिए वैक्सीन नहीं लगा पाते कि हमारे पास वैक्सीन केंद्र का दिया हुआ स्टॉक भी नहीं है? ये मेरे को बताइए। दूसरा, ऐसी स्थिति राष्ट्र के अंदर नहीं होनी चाहिए, पर व्यवस्था में हो भी सकती है, क्योंकि एक राष्ट्र है, इतनी बड़ी समस्या से हम लड़ रहे हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा नजरअंदाज मत कीजिए। आप दोनों विषय पर विज्ञप्ति पर मत जाइए, डर पर भी मत जाइए। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए। मैं तो कहते कहते थक गया, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। पेंडेमिक परचेज 2000 करोड़ थी ना? किसने कमेटी बैठाई? मुख्यमंत्री ने। क्या कहकर कमेटी बैठाई कि अनियमितता हुई है? किन किन लोगों ने लूट की उसमें? जो कुछ भी धंधा करता था उसकी भागीदारी होगी। आपको रिपोर्ट मिली? वो आपने मांगी वो रिपोर्ट? क्या रिपोर्ट के दर्शन किए आपने? क्या किसी भी पत्रकार ने किए? यदि अगर मुख्यमंत्री 2000 पेंडेमिक स्कैम के अंदर खुद एक जांच कराती है कि भारी अनियमितताएं हुई है, मैंने मुद्दा उठाया ट्विटर पर, कई बार उठाया कि ये कैसा न्याय है? जिन पर जांच होनी चाहिए उनको जांचकर्ता बना दिया। पर सब छोड़िए, क्या आपको वो रिपोर्ट मिली? क्या आपने मांगी? सुरक्षा को खतरे में मत डालिए, सोचकर मांगिए। जो कुछ मैंने कहा है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया। क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहाँ पर हैं वो हर एक मेरे से ज़्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज़्यादा परेशान है।
मेरे से ज़्यादा पीड़ित है, और मैं ये भी जानता हूँ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियाँ खोलिए, आगे बढ़िए। ये मेरी कोविड के लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन बंगाल गवर्नमेंट का जो रोल निभा रहा है बंगाल गवर्नमेंट, वो क्या चीज़ है? नहीं, प्रश्न को स्पष्ट कीजिए। कोविड का कारण से कोविड का कारण से वैक्सीन पेशेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है, रेगुलर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। बंगाल गवर्नमेंट का रोल वो प्ले कर रहा है अभी का टाइम पे, वो क्या सही है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, कोविड की लड़ाई में कोई भी नहीं चाहता कि कोविड बढ़े। कोई व्यक्ति हो, कोई परिवार का सदस्य हो, या सरकार हो, केंद्र हो, राज्य हो। ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तू बाल्टी क्यों नहीं लाया, तूने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह संकट पूरे देश में है, दुनिया में है। इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। यदि अगर एक रोटी है और 5 लोग हैं, एक खाएगा तो गड़बड़ होगी, 3 खाएंगे तो भी गड़बड़ होगी, पर 5 लोग आपस में बांट कर खाएंगे तो उसको इक्विटेबल कहा जाएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है, कोविड बड़ा संकट है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया के मापदंड पर आप आकलन करेंगे, विशेषज्ञों ने किया है, हमारा परफॉर्मेंस है। राज्यों को मिल रहा है जहां बीजेपी अपना सरकार बनाया हुआ है, इधर बीजेपी सरकार अपना नहीं बनाया। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि बीजेपी इधर सरकार बना नहीं पाए, इसीलिए कोविड का वैक्सीन भेज रहा है बंगाल। ऐसा सुनिए, आप उनसे पूछिए कितना भेजा है, पूछिए, और दूसरे को कितना भेजा है पूछिए। मैं बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता था। जिस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस के ऊपर शब्द मेरे यहाँ आते हुए रुक गए, वरना बहुत भयावह स्थिति हो जाती। मैं आपको असलियत का वर्णन करता तो आप लोग सब यहाँ से रोते हुए निकलते और अपने को धिक्कारते हुए निकलते। उसी तरीके से मैं बताता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डाटा देंगे? उन्होंने एक डाटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना 3 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए? जो दावा करते थे 3 लाख का, वो 58,000 निकला। पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? आप समझ रहे मेरी बात है कि क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? ऐसा दिन नहीं निकला। नंबर 1। नंबर 2, हम देश को ऐसे नहीं बांट सकते। जहाँ जितनी ज़्यादा समस्या है, यदि अगर पश्चिम बंगाल में समस्या ज़्यादा गंभीर होगी तो पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलेगा। इसका मापदंड बदनीयती से नहीं किया जाता है, इसका मापदंड बहुत ही रैशनल तरीके पर किया जाता है। पर उनको समझ में ये बात कम आएगी जो सरकार को विज्ञापन और अखबार की सुर्खियों से चलाना चाहते हैं। अखबार की सुर्खियों से न तो पीड़ित को कंपेंसेशन मिलता है, विज्ञापन से न उसका रिहेबिलिटेशन होता है,
और नए कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हाय, मैं मीनू। डिजिटल बांग्ला की खबरें देखने के लिए फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं।